और जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर फौजी पर। आज हम हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के जो सिलेक्शन सीरीज है, हमारे जो पॉलिटी की जो आज की क्लास है, इस क्लास के अंदर हम पॉलिटी का उतना कवर कर लेंगे जितना हमारे सिलेबस में है या उससे भी ज़्यादा। संविधान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके एक्ट के बारे में, जो प्रमुख अधिनियम है, इसके मिशन और जो भाग और अनुसूचियाँ हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ गए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। वीडियो कैसी लगी अंत में अपने रिव्यू देना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और चलो हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं, हमारे सिलेक्शन सीरीज की। तो हमारे सिलेक्शन सीरीज के अंदर क्या देखते हैं कि संविधान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त जो इतिहास है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो लाइनें होती है, जैसे कि भारतीय संविधान का विकास एक विस्तृत और विविध प्रक्रिया है जो भारत की स्वतंत्रतात्मक लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं को क्या करता है, समाहित करती है। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसके बाद हुई, जिसमें कई प्रमुख चरण हुए शामिल हुए। यहाँ भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त हमने क्या बता रखा आगे वीडियो के अंदर। तो भारत के संक्षिप्त के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के बारे में कंप्लीटली जानकारी, मतलब कि जिसने शुरू से नहीं पढ़ा उसके बारे में उसको सभी हमारी इस वीडियो के अंदर देख लेगा कि भारत के संविधान में ऐसे सिद्धांत शामिल है जो पूरे देश में सत्ता की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान प्रधानमंत्री संसद की संरचना स्थापित करता है। संसद की जो संरचना स्थापित कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। उससे प्रासंगिक कानून और नीतियां विकसित करने की अनुमति देता है। संविधान के कारण ही समाज अपने दायरे में न्यायपूर्ण स्थिति कायम रखती है। भारत के संवैधानिक विकास का आधार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खोजा गया था सकता है। हालांकि इसमें संशोधन का प्रावधान है जो संवैधानिक विकास को एक सतत प्रक्रिया बनाता है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे संविधान का एक सिंहावलोकन तैयार किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर कि भारत में 1773 से 1947 तक संवैधानिक विकासों के बारे में। ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक विकास की अवधि को दो चरणों में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक जो विकास की जो अवधि कहाँ से कहाँ तक थी, तो 1773 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के दौरान संवैधानिक विकास। 1857 से 1947 ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक विकास रहा है। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण है, विकास है, जो भारतीय संविधान का निर्माण और विकास के बारे में हम देखेंगे। 1773 से 1857 तक भारत के 5 संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय आंदोलन है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित किया। उन्हें 1757 से 1857 तक भारत में शासन करने में मदद की। तो पहले कौन कौन से हैं, तो हम शुरू से देखते हैं। तो वह पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट जो कब आया था, 1773 ईस्वी में। जो भारत में केंद्रीयकरण का गठन 1773 के विनिमय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से? विनिमय अधिनियम के माध्यम से किया गया है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के प्रबंध और नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित भारत के अंदर संवैधानिक विकास की दशा में पहला अधिनियम था। तो पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट है जो कब आया, आपके लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1773 ईस्वी के अंदर आया। अब इस अधिनियम के बारे में हम कम्प्लीटली एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल थे, बंगाल का गवर्नर था। इस अधिनियम के अनुसार जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वह बंगाल का था। भारत के जो पहला गवर्नर जनरल कौन था,
तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारत के पहले गवर्नर जो जनरल है, गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जिसने मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर किसके अधीन थे? किसके अधीन थे? जो मुंबई और मद्रास के बम्बई और जो मद्रास के गवर्नर है वह किसके अधीन थे? तो बंगाल के भारत के जो पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। शक्ति गवर्नर जनरल के हाथों में थी। जो इसकी जो सत्ता थी वो किसके कौन चलाता था? वो गवर्नर जनरल चलाते थे, जिसकी सहायता से परिषद के 4 सदस्य करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में निदेशकों की एक निश्चित संख्या थी जो कि 4 थी। कितनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कितनी संख्या थी? 4 थी। कितने लोग थे? 4। अब हम देखते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर क्या हुआ, क्या आया, इसमें क्या परिवर्तन हुए। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम ने कई संशोधन लाए। जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसने बहुत ही सारे संशोधन लाए। पिट्स इंडिया एक्ट ने 1784 के अनुसार 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशों को भारत का क्या कहा जाता है? आधिपत्य ब्रिटिश का। क्राउन एंड कंपनी की स्थापना की गई जो ब्रिटिश भारत की पारस्परिक सरकार चलाती थी। जो क्राउन एंड कंपनी की जो स्थापना की वो कौन चलाती थी? उनकी सरकार ब्रिटिश भारत की पारस्परिक सरकार चलाती थी। और जिसके पास सत्ता की सर्वोच्च शक्ति थी, तो किसके पास थी? तो वो सरकार वो थी उस ब्रिटिश के पास। अब हम देखते हैं इसी प्रकार की वाणिज्य संचालन के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया। जो वाणिज्य संचालन हुआ उसके अनुसार निदेशक मंडल बनाया और राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड नामित किया। गवर्नर जनरल की परिषद को मद्रास और बम्बई में नियुक्त किए गए थे। जो गवर्नर जनरल है उनको परिषद के लिए कहाँ 4 सदस्यों से घटाकर कितना कर दिया? 3 सदस्य कर दिया। फिर देखते हैं अगला हमारा जो अधिनियम है वो कौन सा है। तो हमारा अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम, जो 1813 के अंदर चालू हुआ। चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत के साथ व्यापार स्थापित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व को समाप्त कर दिया। मोस्ट है कि किस अधिनियम ने भारत के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो स्वामित्व है भारत के अंदर खत्म कर दिया, तो वह चार्टर अधिनियम है। चाय व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी फैला हुआ था। कौन सा? चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र कार्यकारी निकाय बनकर रह गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह क्या बनकर रह गई? कार्यकारी निकाय, अब एक वाणिज्य संस्था नहीं रही है। चार्टर अधिनियम 1833 भारत में केंद्रीकरण के दृष्टिकोण का अंतिम चरण था। जो क्या हुआ? 1773 के विनिमय अधिनियम के साथ शुरू हुआ था। यह औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय संविधान के विकास में एक क्या रहा? महत्वपूर्ण कदम रहा। कौन रहा? तो चार्टर अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। अब देखते हैं इसी प्रकार हम आगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। जो बंगाल के अंदर पहले गवर्नर जनरल था वह फिर बाद के अंदर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाने लगे। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्हें कमाई, सैन्य और नागरिक पर पूर्ण अधिकार दिया गया। मतलब उन्हें बोल दिया कि तुम कमाई के बारे में, सेना के बारे में और जनता के बारे में ये सब कुछ तुम ध्यान रखोगे। अब देखते हैं इसी प्रकार चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम ने सिविल सेवा परीक्षाओं सहित जैसे सिविल सेवा यानी यूपीएससी आरएस ऐसी बड़ी बड़ी अधिकारी जो सिविल सेवाएं हैं वो लागू परीक्षा सहित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की शुरुआत की को प्रकाश में लाया। हमने इन्हें शुरू किया, फिर जिससे लोगों को सिविल सेवाओं में क्या मिली? भर्ती मिलने में मदद मिली। तो किस अधिनियम के अनुसार? तो चार्टर अधिनियम के अनुसार। इसी प्रकार हम देखते हैं फिर गवर्नर जनरल की विधायी एवं कार्यकारी प्रक्रियाओं का जो विभाजन किया गया किसके अंदर? चार्टर अधिनियम 1853 इसके अनुसार।
विधान परिषद में जो 6 नए सदस्य शामिल हुए, 4 सदस्यों का चयन बॉम्बे, मद्रास, आगरा और बंगाल की अंतिम सरकारों द्वारा किया गया। जो विधान परिषद में 6 नए सदस्य चुने जाते थे, शामिल होते थे, उनमें 4 सदस्यों को कहाँ से चुना जाता था? मद्रास, आगरा, बंगाल और बॉम्बे से। अब देखते हैं हम इसी प्रकार आगे चार्ट अधिनियम के अंदर क्या है कि केंद्रीय विधान परिषद अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधान परिषद अधिनियम है उसके अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद को दिया नाम, नया नाम क्या दिया? गवर्नर जनरल की विधान परिषद को नाम दिया। इसने एक मिनी संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया और ब्रिटिशों के समान दिशा निर्देशों को अपनाया। फिर आगे क्या आया? फिर आया ब्रिटेन क्राउन के तहत भारत का संवैधानिक विकास 1857 से 1947 तक। इस अवधि में ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत के संवैधानिक विकास में प्रमुख मील के पत्थर के एक दूसरे चरण की शुरुआत हुई। फिर इम्पोर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करते हुए भारत शासन अधिनियम 1858 बनाया। ब्रिटिशों ने किसकी अंत किया? तो ईस्ट इंडिया का। फिर बाद के अंदर अधिकार ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया, जिससे भारत संवैधानिक विकास में एक और बदलाव किया। फिर पूर्व न्यायालय निदेशकों की शक्तियां भारत के राज्य सचिव द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। वे भारत के वायसराय के माध्यम से प्रशासन का प्रबंधन करते थे। भारतीय परिषद 15 सदस्यों की एक सलाहकार संस्था थी। जो भारतीय जो परिषद थी उसमें 15 सदस्यों की एक सलाहकार संस्था थी, जो भारत के राज्य सचिव की सहायता से करती थी। गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय बनाया गया था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें क्या समझ में आया कि जो पूर्व न्यायालय निर्देशों की शक्तियों को भारत के राज्य द्वारा सचिव द्वारा अधिकृत कर ली गई। जो भारत की जो शक्तियाँ थी राज्य के सचिव द्वारा कर ली गई। फिर बाद के अंदर वे भारत के वायसराय के माध्यम से प्रशासन का प्रबंधन करते थे। भारतीय परिषद 15 सदस्यों की एक सलाहकार संस्था थी, जो भारत के राज्य सचिव की सहायता करती थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अब इसी प्रकार हम देखते हैं आगे क्या कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के नागरिकों को पहली बार वायसराय की विधान परिषद का गैर सरकारी सदस्य नामित किया गया। भारत के नागरिकों को पहली बार वायसराय की विधान परिषद का गैर सरकारी सदस्य नामित किया। प्रांतों ने विधान परिषदों की स्थापना की। किसने की? तो प्रांतों ने विधान परिषदों की। प्रांत क्या थे? जो पुराने राजा महाराजा वैसे लोग रहते थे, उन्हीं पर टाइप के अंदर प्रांत आते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के कारण मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां बहाल हो गई। बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषदों शुरू की गई। फिर देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के कारण विधान परिषद का जो आकार बढ़ गया। किस परिषद के अधिनियम के अनुसार? तो भारतीय परिषद अधिनियम परिषद के पास बजट पर विचार करने की शक्ति है और वह कार्य से पूछताछ कर सकती है। कार्यकारी से क्या करती है? पूछताछ कर सकती है। इसे भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। यह था हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के बारे में हमने क्या समझा कि इस अधिनियम के कारण ही क्या विधान परिषद का जो आकार है वो बढ़ गया। मतलब उसका आकार बढ़ने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू थी, उसका मान था, वो सम्मान वो बढ़ गया। परिषद के पास बजट पर विचार करने की शक्ति है। जो कौन सा परिषद है? भारतीय परिषद अधिनियम है। इसके अनुसार जो बजट पर यानी कि पैसों पर जो सरकार बात कर सकने की शक्ति थी, जो पूछताछ भी कार्यकारी से पूछताछ कर सकते थे।
इससे भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुई। अब देखते हैं हम इसी प्रकार अगला अगला क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार 1909 यानी 1909 1909। यह अधिनियम लोकप्रिय रूप से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। तो किसके माध्यम से, तो मार्ले मिंटो के। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया गया अनोखा नाम था। एक नई प्रणाली शुरू की गई जिसने केवल मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके आरक्षित सीटें दी। किसने दी, तो ये मार्लो मिंटो के अनुसार हुआ ऐसा, जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहां केवल मुसलमानों को मतदान किया जा सकता था। भारत के विधि सदस्य कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। भारत के जो विधि सत्येंद्र सिन्हा थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में सदस्यों के किसमें भारतीयों को नियुक्त किया गया। अब देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम मोटांगू चेम्सफोर्ड सुधार 1999। इस अधिनियम ने भारत के संवैधानिक विकास में द्विसदस्यता की शुरुआत की। केंद्रीय और प्रांतीय मुद्दे बंटे हुए थे। इसमें सरकार के कामकाज की जांच के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक बोर्ड रखने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय विषयों में द्वैत शासन की एक योजना प्रस्तुत की गई। इससे स्थानांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया। ये आप समझ लो, आपके समझने के लिए ही मैंने इतना लंबा वीडियो, मतलब कि छोटे छोटे जो पॉइंट है जो नहीं पढ़ के उनके लिए है, और जो पढ़ है वो स्टॉक्स में देख सकता है और जिसे याद है। स्थानांतरित सूची में स्वास्थ्य क्या क्या थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय सरकारी पर्यवेक्षण शामिल थे। मंत्रियों की सरकार ने स्थानांतरित सूची को प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह ठहराया। आरक्षित सूची में वायसराय के शासन के तहत विदेशी मामले, संचार और रक्षा शामिल थे। अब देखते हैं हमें आगे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य थे और 3 भारतीय थे। जिनमें क्या थे, 6 सदस्य थे और 3 कौन थे, भारतीय थे, जो वायसराय की कार्यकारी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किसने की, तो भारत सरकार 1919 ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन ईसाइयों और सिखों तक बढ़ाया गया। कौन बढ़ाया गया, तो एंग्लो इंडियन। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत द्वारा स्थापित अंतिम और सबसे विस्तृत संवैधानिक विकास था। यह कई गोलमेज सम्मेलनों में साइमन कमीशन की घोषणा के परिणाम स्वरूप हुआ। 11 में से 6 राज्य जैसे असम, बिहार, बंगाल, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था प्रस्तुत की गई, जिसमें 2 सदन हो सकते हैं। इन राज्यों के अंदर इसे ऐसी व्यवस्था इसके अंदर लाई गई। शक्तियां प्रांतीय सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित की हो गई। जो इसकी शक्तियां थी उनको किस में बांट दिया, इन्हें 3 सूचियों के अंदर बांट दिया। तो वो तीनों सूचियां कौन सी है, तो प्रांतीय सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनके अंदर इनको विभाजित कर दिया। अब हम देखते हैं इसके बारे में आगे। द्वैत शासन व्यवस्था को रद्द कर राज्यों में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई। अधिनियम ने संघीय न्यायालय आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान किए। किसने किए, तो संघीय न्यायालय ने, अधिनियम ने। जो ये अधिनियम है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके अनुसार इतने ये इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुए।
जिसके अंदर क्या लाया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए प्रदान किए। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की शुरुआत की, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में क्या किया, तो इसको शामिल किया। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अब आया कौन सा मिशन, तो अब आया क्रिप्स मिशन 1942, जिसको आप शुरू से पढ़ते हो। इतना बड़ा पहले पढ़ना पड़ता है इसको डीप में जाने के लिए, इतना डीप जिसको पढ़ना है वो पीछे का वीडियो देख लेगा और जिसको नहीं पढ़ना वो आगे इसके स्क्रॉल करके आगे पढ़ लेगा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की देखरेख में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। लगभग सभी दलों और गुटों ने क्रिप्स मिशन द्वारा दी गई सिफारिशों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कब आया, 1942 में इसकी देखरेख की गई थी। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत के संविधान की संरचना के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय नियुक्त किया जाएगा, इसे इसके अधिनियम के अंदर बोला गया। फिर आया 1846 के अंदर कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन की जो योजना के कुछ प्रमुख सुझाव क्या थे कि ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य एकजुट होकर क्या बनाए, भारत संघ बनाए। कैबिनेट मिशन है उसका क्या, उसके प्रमुख सुझाव क्या थे कि जो ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य एकजुट होकर क्या बनाए, भारत संघ बनाए। एक प्रतिनिधित्व संस्था या संविधान सभा का चयन किया जाएगा जिसमें 389 सदस्य होंगे। कितने, तो 389। और 14 सदस्य मुख्य दलों से एक अंतिम सरकार बनाएंगे। जब तक संविधान स्पष्ट नहीं हो जाता संविधान सभी डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा, ऐसा इस अधिनियम के अनुसार कहा गया। अब देखते हैं माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। जो ब्रिटिश ने भारत को किसमें, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्रदान की और प्रांतों और राज्यों ने अपनी सरकार बनाई। प्रांत और राज्य ने अपनी अपनी सरकार बना ली। अब देखते हैं हम भारतीय संविधान के भागों की सूची के बारे के अंदर। तो इसके अंदर बहुत बड़ा मतलब लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना नोटिस नहीं करना, जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे मैंने शुरू के अंदर संविधान की परिभाषा क्यों नहीं बताई, तो उसके कारण भी यही है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। संविधान की क्या है कि जो जिसके अंदर दूसरे लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसमें समझने की योग्यता संविधान है। भारतीय संविधान के भागों की जो सूची है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया, लागू किया। कब किया गया, इंपॉर्टेंट लिख लो कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किसका है, तो वह है भारत का। इसमें देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों जैसे संघ राज्यों संबंध को परिभाषित किया। भारतीय संविधान को सुगठित और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इसमें विभिन्न भागों में विभाजित किया। प्रत्येक भाग एक विशिष्ट विषय या क्षेत्र को कवर करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान के सभी पहलू व्यापक रूप से स्पष्टता के साथ समाहित हो। इस लेख में हम भारतीय संविधान के विभिन्न भागों की सूची और उनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आप इसके ढांचे और उद्देश्यों को बेहतर ढंग से समझ सके। ये मेरे भारतीय संविधान के जो भाग है उनके बारे में। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। कब, जब संविधान शुरू के अंदर बनना शुरू हुआ। बाद के अंदर इसमें संशोधन के बाद 3 भाग जोड़ दिए गए, फिर कितने हो गए, 25 हो गए। और जिसे अर्थात कौन से 9A जिसमें नगर पालिका, 9B के अंदर सहकारी समितियां और 14A के अंदर न्यायाधिकरण, यह इसके अंदर 3 नए जोड़ दिए।
जिसकी कुल संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। भारतीय संविधान में अब 448 अनुच्छेद है, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित लेख भारतीय संविधान से सभी भागों के बारे में विस्तृत प्रदान करता है। इसके अंदर अभी भारत के अंदर 448 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के भागों की जो सूची है उसके बारे में हम देखेंगे। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश का सर्वोच्च कानून शामिल है। अब देखो, संविधान की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान यानी कि संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज जिसमें देश का सर्वोच्च कानून शामिल हो उसे संविधान कहते हैं। संविधान सभा जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और अन्य शामिल थे, संविधान का जो निर्माण किया, इसे औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान को कई खंडों में विभाजित किया गया जो एजेंडा को विशेष मदों में विभाजित करते हैं। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। नीचे जो मैं अभी बताऊंगा उन भागों के बारे में मैंने कम्प्लीटली एक एक भाग के बारे में बता रखा है कि किस भाग में क्या लिखा गया है और कितने अनुच्छेद। ये देखो, कहा था ना सब भी बताऊंगा। देखो, भारतीय संविधान की जो भागों की सूची है ये है। इसके अंदर देखिए 25 भाग है। कौन कौन से उनके बारे में बताएंगे। इस विषय मतलब उसके अंदर कौन कौन से विषय लिए गए और अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, इसमें कितने अनुच्छेद है। तो भाग नंबर 1 जिसमें संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी दी है। भाग 1 के अंदर इसके अंदर अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक इसमें अनुच्छेद है। भाग 2 के अंदर नागरिकता है। तो नागरिकता के अंदर हमें कितने अनुच्छेद है? तो 5 से लगा के 11 तक इसके अंदर अनुच्छेद है। इसी प्रकार भाग 3 के अंदर मूलभूत अधिकार है। भाग 3 के अंदर क्या मूलभूत अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 के अंदर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, ये इसके अंदर शामिल है। भाग 4 के अंदर क्या शामिल है? भारत राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 5 के अंदर हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो है, जिसमें अनुच्छेद 51 तक है। भाग 5 में संघ है 52 से 151 तक। इसी प्रकार भाग 6 के अंदर भाग संख्या 6 के अंदर क्या लिखा है? भाग 6 के अंदर राज्य के बारे में कम्प्लीटली जानकारी दे रखी है। अनुच्छेद इसके अंदर अनुच्छेद है 152 से 237 तक। भाग 7 के अंदर संविधान का जो 7वां संशोधन अधिनियम है वो बता रखा है। भाग 7 के अंदर 1956 द्वारा इसे क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। भाग 7 अब हमारे संविधान का भाग नहीं रहा। भाग 8 के अंदर शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 के अंदर कम्प्लीटली जानकारी दे रखी है, जो अनुच्छेद 239 से 42 तक लिखा गया है। भाग 9 जिसके अंदर पंचायत है, पंचायत के बारे में हमें कम्प्लीटली जानकारी दे रखी है। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो 243 से 243 ओ तक है। भाग 10A 9A जिसके अंदर ये भी अलग अलग भागों में बताया। 9A के अंदर नगर पालिका है, जिसमें अनुच्छेद 243P 243ZG ऐसा है। इसी प्रकार भाग 10 के अंदर अनुसूची और जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 244 से 244A तक शामिल है। इसी प्रकार भाग संख्या 8 भाग संख्या 11 के अंदर क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 63 तक इसमें दिया गया है। भाग 12 के अंदर वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद विवाद के बारे में भाग 12 के अंदर कम्प्लीटली जानकारी दी है। हम इन सभी भागों को आपको एक एक करके याद भी कराई देंगे। सभी भागों को अगले वीडियो में लाएंगे जब सभी भाग एक साथ में याद, ये एक साथ में इनकी अनुसूची पहले देख लो। 25 भाग कौन से हैं, फिर उनमें क्या है, कौन सा अनुच्छेद है, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम एक एक कम्प्लीटली आपको जानकारी दे देंगे। फिर हमारा भाग संख्या कितना? 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा किसमें की? भाग 13 के अंदर। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो 301 से 307 तक है। इसी प्रकार भाग 14 संघ और
राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा की है, जो अधीन 308 से अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14A के अंदर अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 323A से 323B तक है। फिर भाग 15 के अंदर निर्वाचन है। निर्वाचन के हमारे अनुच्छेद 324A से 329A तक बताया गया है। यह इम्पोर्टेंट भाग थे। फिर हमारा अगला 16वां, इसके अंदर कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध उपबंध है, जो इसमें 303 से लेके इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 330 से लेके 343 तक इसमें अनुच्छेद है। इसी प्रकार भाग संख्या 17 के अंदर राजभाषा के बारे में बताया गया है, जो हमारी राज्य की भाषा क्या हो सकती है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 के अंदर आपातकालीन की प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक इसमें कम्प्लीटली बताया गया है। भाग 19 के अंदर मिसलेनियस बताया गया, अनुच्छेद 361 से 367 जो भी गलतियां हुई है वो सभी मतलब मिसलेनियस कम्प्लीटली कुछ भी जो हो। भाग 20 के अंदर संविधान के संशोधन की चर्चा की गई है। और भाग 21 के अंदर अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध है। अब भाग 21 और ये भाग 22, यहाँ पे भाग 22 के अंदर क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और नृत्य, अनुच्छेद 393 से 395 तक है। अब जो 26 नवंबर को बनाया गया क्या भारत का संविधान हर साल कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस दिन संविधान बनाया गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसे लागू होने में समय इसमें 22 भागों को 395 अनुच्छेद और 800 अनुच्छेद। अब वर्तमान में 25 हो गई। 22 के अंदर मैंने आपको 22 का बता दिया। अब जो कौन सी 3 है उनके बारे में ये देख लो, 3 अनुसूचियाँ कौन सी जोड़ी गई, 3 भाग कौन से जोड़े गए थे। भाग 23A संविधान संशोधन 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान संशोधित किया गया। इसमें शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रावधान है। इसी प्रकार भाग 23B के अंदर इसे संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा शामिल किया गया था। यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उनके लोकतांत्रिक कामकाज के लिए प्रावधान करता है। यह हमारा 25वां है। यह भारत के संविधान 25वां खंड 1950 का हिस्सा नहीं था, लेकिन संविधान 42वां जो संशोधन अधिनियम 1942 द्वारा इसे जोड़ा गया था। यह प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। अब देखते हैं हम हमारे जो संविधान के अंदर अनुसूचियों के बारे में। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो हमें बताइए 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान के अंदर। तो भारतीय संविधान में अनुसूची के बारे में पहली अनुसूची के अंदर क्या है, पहले अनुसूची के अंदर है राज्य और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश है उनकी संबंधित सभी जानकारी इसमें दी गई है, जो 1 से 4 तक है। यह भाग 1 के अंदर आती है। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची इसमें निम्नलिखित जो भत्तों के बारे में बताया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी बड़े पदाधिकारी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्य के सभापति, लोकसभा के, राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी के बारे में जितने भी वेतन की बात करेगा तो वो उसमें अनुसूची 2 के अंदर आएगा। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के इसके अंदर यह प्रमुख क्या है, अनुच्छेद है 59, 65, 75, 97, 120, 114, 158, 164, 186, 221। इन सभी देखो ये सभी बड़े जो पदाधिकारी है उनके पैसों के बारे में चर्चा की गई है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूं कि इसको याद कैसे करते हैं। पहले अनुसूची का मतलब पहले अनुसूची के अंदर क्या याद करना है आपको कि राज्य के इसके अंदर क्या होता है,
राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। इसकी जो ट्रिक देख लो, दुबेजी के वेतन की, दुबेजी दू से दूसरा दूसरी अनुसूची दुबेजी के वेतन की चर्चा की गई है। दू से दुबेजी के वेतन, ये ट्रिक मान लो दुबेजी के वेतन, ये इसकी ट्रिक मान लो दुबेजी के वेतन। तो इस दुबेजी के वेतन का मतलब है दूसरी अनुसूची के अंदर सभी के वेतन के बारे में चर्चा की गई है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हमारी तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा निम्नलिखित रूपों का प्रावधान करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री, संसद और राज्य विधानमंडल चुनाव हेतु उम्मीदवार, संसद और राज्य विधानमंडल सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के क्या है, शपथ के बारे में बताता है। तो इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे कि इसकी शानदार सी ट्रिक कौन सी बनाएंगे हम कि तीसरा मतलब तीसरे से में स याद करेंगे, शपथ, स से शपथ मतलब सभी के बारे में, तीसरा से स से शपथ याद हो जाएगा। इसी प्रकार अनुसूची 4 के अंदर क्या है, यह राज्यसभा में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या प्रावधान करता है। इसके अनुच्छेद 4 खंड 1 और 80 खंड 2 तक शामिल है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगली अनुसूची, 5वीं अनुसूची। यह अनुसूचित और क्षेत्रों और SC और ST की जो जनजातियों के बारे में चर्चा करता है। अनुसूची जो 8 है, 6ठी अनुसूची है। इसके अंदर क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में चर्चा करता है, बताता है इसके बारे में। इसी प्रकार अनुसूची 7वीं है। 7वीं अनुसूची क्या बताती है, इसमें विभिन्न विषयों के लिए विधियों पर अधिकार निर्धारण करने 3 सूचियाँ शामिल की गई। 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची में राष्ट्रीय, पहली ये कौन सी सूची जोड़ी गई, तो पहली है संघ सूची। राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है जैसे रक्षा और विदेशी मामले, जिनके लिए केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अगली सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है कि राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल है जैसे पुलिस और सार्वजनिक सेवाएं, जिनके लिए केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में कौन बना सकती है, तो कानून राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची में संयुक्त महत्व शामिल है जैसे शिक्षा, विवाह आदि, इनके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है, जिस अनुच्छेद 246 के अंदर है। इसी प्रकार अनुसूची 8 के अंदर इसमें भारत में मान्यता प्राप्त जो भाषाओं की संख्या, अनुसूची 8 के अंदर हमें भाषाओं के बारे में बताएगा कि इसमें नई भाषा कौन सी जोड़ी गई, कौन सी है, मतलब कम्प्लीटली जो 22 भाषा है, जो वर्तमान में कितनी हमारी 22 भाषा हैं। पहले 14 भाषा थी, बाद में इसमें 22 हो गई। कौन कौन सी है वो भाषाएं, तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश शामिल नहीं है। अनुसूची 9 के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। अनुसूची 9, ये हमारी स्लाइड का क्या हो गया, चलो देखते हैं। इससे संविधान अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। प्रथम संशोधन कब हुआ, किस अनुसूची में हुआ, तो 9वीं अनुसूची के अंदर हुआ। इसे 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ने के पीछे उद्देश्य कुछ अधिनियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य घोषित होने से बचाना था कि वे संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अनुच्छेद 31B के अंदर। अब देखते हैं अनुसूची 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल के आधार पर इसे संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। राजनीतिक दल बदल की बुराई से निपटने के लिए संविधान यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ, वह अधिनियम इसी के अनुसार हुआ। 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में की जोड़ी गई थी। फिर इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया, जो किसमें अनुच्छेद 102 से और 191 खंड। तो अब देखते हैं हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंदर संविधान संशोधन 73वां संशोधन अधिनियम है 1992 से द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल है, जिनमें कुछ कृषि, भूमि सुधार कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी यानी भूमि पर जो रोक लगाए वो, मृदा संरक्षण आदि के बारे में 11वीं अनुसूची के अंदर में सब कुछ है। यानी कि 73वां संविधान संशोधन किसके अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची के अंदर अनुच्छेद 243 जी तक। अब देखते हैं हमारी 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची है। यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। किससे है? यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसे संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भी जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल है, जिनमें शहरी नियोजन, नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन और वनों का निर्माण आदि शामिल है, अनुच्छेद 243 बी तक। तो यह हमारा आज का संविधान के बारे में कंप्लीटली हमने जानकारी ले ली है। कैसी लगी क्लास, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आज के वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो भले ही लंबा होगा, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी या फिर एसएससी या फिर किसी बड़ी के बारे में एग्ज़ाम की, ओरिएंटेड की एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो उसके लिए भी शानदार है। आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड एक नंबर क्लास है, शानदार और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई आज हमारी ये जितने भी मैंने चढ़ी है। अगर इसकी मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा उसके अंदर फिर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में लाऊंगा, जैसे कि अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेदों के बारे में। अनुसूचियां हो गई, भाग हो गए, इसके मिशन और प्रमुख अधिनियम, यानी कि इसका आधा काम हो गया। अब पढ़ेंगे एक एक पार्ट के अंदर, एक एक भाग के बारे में कंप्लीटली मैं जानकारी दे दूंगा आपको। तो बस आप सपोर्ट करो हमारा, आपके लिए फ्री क्लासेज जो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।